नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब चल रही। चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट कर चुका हूं। ये चैप्टर नंबर 2 है। टाइटल है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जैसा कि मैंने आपको जो पहला चैप्टर था, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दे रहा था, हालांकि वो पहला वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए जाके। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स बताए मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर किस प्रकार से काम करता है। ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। तो यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। एक कंज्यूमर को डिसाइड करना होता है कि वो अपनी इनकम को अलग अलग गुड्स पे किस प्रकार से खर्च करेगा। गुड्स को यहाँ पे आप गुड्स और सर्विसेज दोनों मान सकते हो। ये जो गुड्स नाम का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यू कैन कंसीडर इट टू इंक्लूड गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो आगे बात करें, इकोनॉमिस्ट इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है भाई, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये बताया था कि जब भी आप कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेते हो, जब भी आप कहीं पैसा लगाने की बात करते हो, तो आपके सामने एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो, डायलेमा होता है चॉइस की। भाई ये वाली गुड लूँ, ये वाला गुड लूँ, ये वाली सर्विसेज लूँ, ये वाली सर्विसेज लूँ। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंज्यूमर एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहेगा गुड्स का और सर्विसेज का जिसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, जिसमें उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। अगर लग्जरी मिल जाए तो और अच्छी बात है। अब ये जो सारी सेटिस्फैक्शन पूरी होने वाली बात है, इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ये डिपेंड करता है एक कंज्यूमर को क्या पसंद है और एक कंज्यूमर क्या खरीदना अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, एक कंज्यूमर को पसंद क्या है और एक कंज्यूमर क्या खरीदना अफोर्ड कर सकता है। जो कंज्यूमर को पसंद है उसे कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस कहा जाता है। ठीक है, और एक कंज्यूमर क्या खरीदना अफोर्ड कर सकता है, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। जो चीज वो खरीदना चाह रहा है उसके दाम क्या है, दूसरा उस कंज्यूमर की कमाई क्या है। इन सारे फैक्टर्स को इस चैप्टर में दो अलग इकोनॉमिक अप्रोचेस के साथ हम लोग अप्रोच करेंगे। पहली अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरी अप्रोच है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को ही समझना अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं जितने भी अप्रोचेस हम देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज, कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में आएंगे, तो यहाँ पे वीडियोस थोड़ी ज़्यादा बनने वाली हैं, बट काफ़ी बेसिक्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है कर दीजिए। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस मैं सब आपके लिए बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जर्नी डॉट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए, और जितने भी मैं करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स की वीडियो बनाता हूँ उनकी पीडीएफ के लिए। अब बात करते हैं प्रिलिमिनरी नोटेशंस एंड एजम्पशंस के बारे में। एक कंज्यूमर जनरली बहुत सारे गुड्स को कंज्यूम करता है, ठीक है, लेकिन बात आती है चॉइस की, कंज्यूमर की चॉइस क्या है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एक सिनारियो लेके चलते हैं। मान लीजिए केवल दो गुड्स हैं, बनानास और मैंगोस। ठीक है, मान लीजिए केवल दो गुड्स में एजम्पशन ये लिया गया है कि केवल दो ही गुड यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, अभी जब आप ये मान लोगे कि दो ही गुड कंज्यूम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एनालिसिस थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाएगी और आप कंसेप्ट्स को सिंपल डायग्राम्स के साथ समझ पाओगे। जब एक समय पे 100, 200, 300, 400, 1000 गुड्स की एनालिसिस होती है, और हमारी इकोनॉमी में तो 8 लाखों की तादाद में गुड्स तैर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन अब इकोनॉमिक कंसेप्ट्स कैसे काम करते हैं, इसके लिए हम लोग लाख गुड्स को तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो केवल दो गुड्स लिए हैं यहाँ पे, एक है केला, एक है आम। अब देखिए, any combination of the amount of two goods will be called a consumption bundle. कंजम्पशन बंडल मतलब कि आप कितने बनाना कंज्यूम कर रहे हो और कितने आप मैंगोस कंज्यूम कर रहे हो। एक बंडल में दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है x1, एक वेरिएबल है x2। x1 मान लीजिए क्वांटिटीज ऑफ बनाना को डिनोट कर रहा है और x2 मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ मैंगो को डिनोट कर रहा है। x1 और x2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। तो x1 बनाना को डिनोट कर रहा है और x2 मैंगोस को डिनोट कर रहा है। ठीक है भाई, अब मान लीजिए कि किसी कंजम्पशन बंडल में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है x1, x2। तो x1 क्या है, इट इज द नंबर ऑफ बनानास। x2 क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ मैंगोस। ठीक है, अब देखिए, फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 वही चीज है कि x1 डिनोट्स नंबर ऑफ बनानास, x2 डिनोट्स नंबर ऑफ मैंगोस। तो बेसिकली 5,10 क्या बोल रहा है, 5 बनानास 10 मैंगो। 10,5 क्या बोला, 10 बनानास 5 मैंगो। आगे बात करते हैं यूटिलिटी की।
फिर भाई देखिए, यूटिलिटी की बात की जाए मतलब एक चीज की आपके लिए क्या जरूरत है, या एक पर्टिकुलर चीज, वो कोई भी चीज हो सकती है, इकोनॉमिक चीज हो सकती है, फिजिकल चीज हो सकती है, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अ कंज्यूमर यूजुअली डिसाइड्स हिज डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दैट ही डिराइव्स फ्रॉम इट। एक कंज्यूमर बेसिकली एक कमोडिटी के लिए उसकी क्या डिमांड है, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की उसके लिए क्या जरूरत है, क्या यूटिलिटी है, क्या यूटिलिटी वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी से डिराइव कर रहा है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। एक पर्टिकुलर कमोडिटी किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की कितनी जरूरत को पूरा करती है, ये डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की उस कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी क्या है। जितनी ज्यादा एक चीज को पाने की चाहत है एक कंज्यूमर की, और जितनी ज्यादा एक चीज को पाने की जरूरत है कंज्यूमर की, उतनी ही ज्यादा उस चीज की यूटिलिटी होगी उस पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए। ठीक है, समझ गया बात को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप रोज ऑफिस जाते हो, ऑफिस जाने के लिए आपको बस का इंतजार करना पड़ता है, बस खचाखच भरे हुए बस में आप ऑफिस जा रहे हो, ओके, 1.5 घंटे आप खड़े रहते हो ट्रैफिक में, इतनी गर्मी लगती है, और कोरोना भी फैलने लगा तो आपको डर है कि कोरोना ना हो जाए, तो आपके लिए स्कूटर की यूटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, या बाइक की या कार की यूटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उससे आप ये जो बस वाला गंदा सफर है उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है ना भाई। तो ये हो गई यूटिलिटी। यूटिलिटी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग लोगों के लिए सेम चीज की जरूरत अलग अलग प्रकार से सामने आ सकती है। ठीक है ना भाई। तो अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग प्रकार की यूटिलिटी पा सकते हैं सेम कमोडिटी से। फॉर एग्जाम्पल, समवन who likes chocolate will get much higher utility from a chocolate than someone who is not so fond of chocolate। एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसको चॉकलेट पसंद है, हो सकता है कि उसको चॉकलेट से बहुत ज्यादा यूटिलिटी लगे वन कंपेयर टू सम अदर पर्सन जिसको चॉकलेट पसंद नहीं है। तो किसी के सामने अगर आप डेयरी मिल्क रख दो तो चबा जाए 10 डेयरी मिल्क, और किसी के सामने डेयरी मिल्क पड़ी हुई है वो छू ही नहीं रहा चूंकि उसको पसंद नहीं है। सिमिलरली यूटिलिटी कुछ और चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कौन सी जगह पे हो, ये भी किसी पर्टिकुलर चीज की यूटिलिटी को डिसाइड कर सकता है। आप किस समय की बात कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आप लद्दाख में बैठे हो, एक पर्सन जो लद्दाख में बैठा है और एक पर्सन जो चेन्नई या बिल्कुल बिहार में मई जून के महीने में भीषण लू के बीच में बैठा है, राजस्थान में लू के बीच में बैठा है, सॉरी बिहार में लू नहीं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लू आती है, उत्तर प्रदेश वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक आती है, तो भाई किसको ज्यादा जरूरत होगी हीटर की। ऑब्वियस सी बात है जो लद्दाख में बैठा है, या फिर जो हिमाचल प्रदेश या फिर टॉप माउंटेन इलाकों में बैठा, जो कि वहां पे ठंडी है तो उसको जरूरत होगी रूम हीटर की। एट द सेम टाइम की रूम हीटर की जरूरत आपको कब पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है गर्मियों में नहीं पड़ेगी, सर्दियों में पड़ेगी। तो किसी चीज की यूटिलिटी अलग अलग जगह के हिसाब से वेरी कर सकती है, अलग अलग समय के हिसाब से वेरी कर सकती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरी निकल के आती है जिसको बोला जाता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इस बात को एज्यूम करता है कि आप यूटिलिटी के लेवल को एब्सोल्यूट नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक शर्ट की यूटिलिटी के बारे में पता करना हो, और मान लो कि एक शर्ट 50 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी देती है। यूटिलिटी को यहाँ पे मेजर करने की दो पैमाने देखते हैं हम लोग। एक बात करते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी की। ठीक है। टोटल यूटिलिटी ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, TU, is the total satisfaction derived from consuming the given amount of commodity X। कहने का मतलब यह है कि आपने एक कमोडिटी X को कंज्यूम किया, और इस कमोडिटी X को कंज्यूम करने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, इसको आप बोल सकते हो टोटल यूटिलिटी। जितना ज्यादा आप उस कमोडिटी X को कंज्यूम करते जाओगे, आपका जो आप कह सकते हो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस हद तक आपका सेटिस्फैक्शन का लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द commodity consumed। Therefore, TUN refers to the total utility derived from consuming n units of a commodity X। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मान लो आपको किसी चीज की चाहत है, वो चीज आपको मिल गई, लेकिन वो चीज आपको मिलती जाएगी ना तो उसकी चाहत खत्म हो जाएगी। आपको भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, तो आपके सामने रोटी आई, आपने रोटी खानी शुरू की, पहली रोटी खाई, आपकी भूख मिटेगी। पहली रोटी के बाद दूसरी रोटी की चाहत थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि पहली रोटी आपकी जो मेन विकराल भूख है उसको शांत कर देगी। धीरे 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 आप जो आपको रोटी मिलती जाएगी, आपकी भूख शांत हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपका पेट भर जाएगा, उसके बाद अगर रोटी खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। मतलब टोटल यूटिलिटी निगेटिव फंक्शन मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन में भी जा सकती है। तो मतलब
किसी एक पर्टिकुलर चीज की जो जरूरत होती है ना, वो एक लिमिट तक ही आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, एक लिमिट के आगे वो आपको नुकसान पहुंचाने लगी है। यहां पे एंट्री होती है कंसेप्ट की जिसका नाम है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट इज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। भाई एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया तो उससे टोटल यूटिलिटी में कितना फर्क है। मान लीजिए आपने 4 बनाना खाए और उससे आपको 28 यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी मिली, और आपने 5 बनाना खाए तो आपको टोटल 30 यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी मिली। तो पहले 4 बनानास में 28 यूनिट और 5 बनानास में 30 यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी, यानी 5वें बनाना में आपको केवल 2 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिली है। यही यहां पे कैलकुलेट किया गया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी आपको 5वें बनाना की कैलकुलेट करनी थी। तो 5 बनाना की टोटल यूटिलिटी कितनी है? 30, और 4 बनाना की टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 28। तो मार्जिनल यूटिलिटी 5वें बनाना की कितनी हो गई? 2 हो गई। तो सिंपल फॉर्मूला है, marginal utility of n elements is equals to total utility of n elements minus total utility of n minus 1 elements। समझ गया बात को? तो यहां पे अगर आपको n आइटम्स की टोटल यूटिलिटी कंज्यूम मतलब कैलकुलेट करनी है, तो पहले आइटम की मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरे आइटम की मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरे आइटम की मार्जिनल यूटिलिटी, अप टू nth आइटम की मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मान लीजिए आपके पास 10 एप्पल्स है, तो 10 एप्पल्स की टोटल यूटिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो पहले एप्पल की यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरे एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरे एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी, चौथे एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी, अप टू 10th एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी आपको जोड़ देनी है, और आपको टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 एप्पल्स मिल जाएगी। फिर भाई क्या बोला जा रहा है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशंस की यूनिट को बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी के जो बढ़ने का रेट है ना, वो डिमिनिश होता जाएगा। फिर से सुनिए, जैसे जैसे आप यूनिट्स के कंजम्पशन को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी के बढ़ने का जो रेट है ना, वो कम होता जाएगा। और जैसे जैसे आप कंजम्पशन के वॉल्यूम को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे फॉर एवरी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कंजम्पशन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी कम होती जाएगी। और हो सकता है एक समय पे ऐसा आए कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाए। जो कुछ भी मैंने बोला है वो यहाँ लिखा हुआ है, और मुझे पता है शायद आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, वो आपको स्टेबल 2.1 से समझ में आ जाएगा। क्या बताया जा रहा है? मान लीजिए यहाँ पे ये 6 बनानास आप कंज्यूम कर रहे हो। पहला बनाना आपने कंज्यूम किया तो 12 यूनिट्स एनर्जी आपको मिली, या फिर मान लीजिए कि 12 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिली। यूनिट्स ऑफ एनर्जी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि फिर कंपैरिजन गलत हो जाएगा। मान लीजिए 12 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिला, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 12। जब दूसरा केला आपने खाया तो टोटल यूटिलिटी होगी 18 यूनिट्स, यानी दूसरे केले की जो एक्स्ट्रा आपको सेटिस्फैक्शन यूनिट्स में मिली वो मिली 6। मान लीजिए आपने तीसरा केला खाया, तीसरा केला खाने के बाद टोटल यूटिलिटी की यूनिट्स हो गई 22। तो तीसरे केले के चलते जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आपको सेटिस्फैक्शन की यूनिट्स मिली वो थी 4। फिर मान लीजिए आपने 4 केले खाए तो टोटल यूटिलिटी की यूनिट्स हो गई 24। तो चौथे केले के लिए जो आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स मिली सेटिस्फैक्शन की वो मिली 2। अब आपने 5वां केला खाया, 4 केले में आप सेटिस्फाई हो चुके हो, 5वें केले में आपको कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो आपकी टोटल यूटिलिटी की यूनिट्स कितनी रह गई? 24 ही रह गई। और छठे केले तक आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगी, ठीक है ना, आपको पेट सा खराब लगने लगा क्योंकि आपके पेट में जगह नहीं थी, आप फालतू ही ठूसे जा रहे हो। तो यहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई -2, आपकी टोटल यूटिलिटी 22 हो गई। हो सकता है पेट खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए। समझ गया बात को? मतलब कि जरूरत सबसे पहले में ज्यादा थी तो वहां पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हो गई। उसके बाद टोटल यूटिलिटी बढ़ी, लेकिन टोटल यूटिलिटी के बढ़ने का रेट धीमा था, क्योंकि 6 से बढ़ी, 4 से बढ़ी, 2 से बढ़ी, एक समय के बाद 0 हो गई और एक समय के बाद निगेटिव हो गई। यानी जैसे जैसे जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है बट उसके बढ़ने का रेट कम हो रहा है, और एक समय पे टोटल यूटिलिटी कम होने लगेगी और मार्जिनल यूटिलिटी तो निगेटिव में भी जा सकती है। और वही यहाँ पे देखिए ग्राफ में दिखाया गया है, छठे केले के लिए -2 पे पहुंच गई आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है, और जो कंटिन्यूस लाइन है वो टोटल यूटिलिटी की लाइन है। ठीक है भाई, और यही सब बातें यहाँ पे आपकी लिखी हुई हैं। दिस मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विद कंजम्पशन विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी थी, जैसे जैसे आप कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे कम हो रही है। तो पहले केले के लिए, ये केला मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, यहाँ कहीं नहीं लिखा है, तो ये मत ढूंढने लग जाना कि ये क्या केले के कंजम्पशन की यूनिट्स हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ।
तो पहले केला खाया तो 12 आपको यूनिट्स सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरे केले में केवल 6 एक्स्ट्रा मिला, तीसरे केले में केवल 4 एक्स्ट्रा मिला। तो यही यहां बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आपने कंजम्पशन बढ़ाया, पहले में यूटिलिटी की यूनिट्स थी 12, फिर 6, फिर 4, और उस तरीके से कम होती गई। तो इंक्रीजिंग कंजम्पशन के साथ आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? इट स्टेट्स that marginal utility from consuming each additional unit of a commodity declines as its consumption increases while keeping the consumption of other commodities constant। हाँ, एक और बात है यहाँ पे कि भाई जब किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की आप बात कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के चेंजेस को आप इस पर्सपेक्टिव में देखोगे कि बाकी की सारी चीजें कांस्टेंट। समझ गया बात को यहाँ पे? तो बेसिकली यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर केस मैंने आपको बनाना के रिस्पेक्ट से समझाया, यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि बाकी जो चीजों का आपका कंजम्पशन है वो कांस्टेंट है। तो बाकी जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, ऑफिस आने जाने में पेट्रोल में कितना कंज्यूम कर रहे हो, वो सब चीजें आप कांस्टेंट मान लो। यहाँ सिर्फ केला खाने के रिस्पेक्ट में हमने एग्जाम्पल को देखा। यहाँ पे हम लोग डिमांड करके डेरिवेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे एक सिंगल कमोडिटी के केस में। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो एक सिंगल कमोडिटी के बारे में बता रहा हूँ। वो सिंगल कमोडिटी बनाना भी हो सकती है, कोई और चीज भी हो सकती है। तो अगर मैंने बनाना के एग्जाम्पल से या किसी भी और कमोडिटी के एग्जाम्पल से आप चीजों को समझो तो आप ये मान के चलोगे कि बाकी कमोडिटी से कंजम्पशन कॉन्स्टेंट है। तो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से डिमांड कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। डिमांड कर्व क्या है कि भाई कितने प्राइस के हिसाब से आपने कितनी चीजें खरीदी। अब मान लीजिए, देखिए ये तो बहुत लॉजिकल सी बात है कि किसी चीज की प्राइस ज्यादा है तो आप उसको कम खरीदोगे, लेकिन अगर उस चीज के दाम घटते हैं तो क्या आप एक एक्स्ट्रा आइटम खरीदोगे? ये बात यहां पे समझाई गई है। देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिवाइड डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी। व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज डिमांड कर्व? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a consumer is willing to buy and is able to afford given prices of goods and income of the consumer is called demand for that commodity। यानी कि भाई कितनी क्वांटिटी एक कमोडिटी की एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है, कितना खरीदना वो अफोर्ड कर सकता है, किस दाम पे वो खरीदना अफोर्ड कर सकता है, ये डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड क्या होगी। अब डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ एक्स इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज। किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स की कितनी डिमांड होगी वो इस बात पे डिपेंड होगी कि उसका एक्स का दाम क्या है। दूसरा इस बात पे डिपेंड होगी कि दूसरी चीजों का दाम क्या है, उस पर्टिकुलर कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, उस पर्टिकुलर कंज्यूमर के क्या प्रेफरेंसेस हैं। इसलिए ये जो डिमांड कर्व है ना, ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है एक कमोडिटीज की अलग अलग क्वांटिटीज का कि भैया अलग अलग प्राइसेस पे उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कितने क्वांटिटीज बिक सकती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या बोला जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए एक कमोडिटी एक्स का आप एक हाइपोथेटिकल डिमांड कर्व ड्रॉ करते हो तो कुछ इस तरीके का ड्रॉ होता नजर आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए 10 का आधा यहां 5 है, 5 सामान आप खरीद रहे हो किसी कमोडिटीज एक्स के, तो वो खरीद रहे हो आप 40 रुपए प्रति कमोडिटी पे। ठीक है, तो किसी एक कमोडिटी एक्स की 5 यूनिट्स खरीद रहे हो तो आप 40 रुपए प्रति यूनिट पे खरीद रहे हो। लेकिन जैसा कि आपको पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि 5 के बाद आप छठी जब उस कमोडिटी खरीदोगे तो वो छठी कमोडिटी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। सिंपल बात है। तो छठी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। अब जिस चीज की मार्जिनल यूटिलिटी कम है उसके लिए आप 40 रुपए फिर से दो, वो शायद आपको सही ना लगे। तो आप क्या बोलोगे कि भाई 5 चीजें तो ऑलरेडी मेरे पास हैं, इस ग्राफ के हिसाब समझा रहा हूं, छठी चीज खरीदने के लिए मैं फिर से 40 रुपए दूं, जबकि इस छठी चीज को खरीदने की जो मेरे पास वांट सेटिस्फैक्शन की रिक्वायरमेंट है वो उतनी है नहीं, तो मैं क्यों खरीदूं? हाँ, छठी चीज मैं एक शर्त पे खरीद सकता हूं कि इसके दाम गिर जाए। तो अगर इसके दाम 40 रुपए से थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो मैं चीज खरीद लूंगा। और इसलिए देखिए, जब 15 चीजें आपने खरीदी तो भाई डिमांड कितने पे आ गई, मतलब दाम कितने पे आ गया? 30 रुपए पे आ गया। मतलब कि जैसे जैसे आप चीजों को खरीदने की क्वांटिटी बढ़ाओगे आपके लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। मतलब आपकी जो सेटिस्फैक्शन की डिजायर थी, आपकी जो वांट थी, वो कम हो रही है विद एवरी इंक्रीजिंग कमोडिटी। तो चूंकि आपकी वांट कम हो रही है, आप ज्यादा पैसा या पहले जितना पैसा भी उस चीज पे उतना खत्म नहीं करना चाहोगे। ठीक है भाई, ये चीज एक्सप्लेन करता है इस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को। द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शोज that at lower prices
द इंडिविजुअल इज विलिंग टू बाई मोर ऑफ अ कमोडिटी एक्स एट हायर प्राइसेस, शी इज विलिंग टू बाई लेस ऑफ कमोडिटी एक्स। एक कमोडिटी के दाम एक्स के दाम ज्यादा हैं तो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर कम खरीदना चाहेगा। एक कमोडिटी एक्स के दाम कम है तो वो पर्टिकुलर कंज्यूमर उसको ज्यादा खरीदना चाहेगा। यानी एक निगेटिव रिलेशनशिप डेवलप कर रही है बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। समझ गए भाई? एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रेस्ट ऑन द नोशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जैसे जैसे भाई आप कमोडिटीज की कंज्यूम्ड क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी आप उसके लिए कम पैसा देना चाहोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 यूनिट्स के लिए पर कमोडिटी एक्स आपको 40 रुपए में मिल रही थी। छठी यूनिट के लिए आप 40 रुपए देना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि दाम गिरे तो ही खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। और ये चीज बताती है इस नेगेटिव स्लोप को, ये चीज एक्सप्लेन करती है इस नेगेटिव स्लोप को। अगली वीडियो में हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से शुरुआत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिएगा। गुड बाय।